नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल पर आज मैं ICSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला उपन्यास नया रास्ता का सारांश पढ़ने जा रही हूँ। चूँकि यह उपन्यास तो बहुत बड़ा है, इसलिए इसका सारांश भी बड़ा है, जो केवल एक भाग में समाप्त नहीं होगा। तो इसके सारांश को प्लस प्रश्न उत्तर पात्रों के चरित्र चित्रण को मैंने 6 भागों में बांटा है। इन 6 भागों को मैं एक सीरीज़ में आपके सामने पेश करूंगी, जिसका प्रथम भाग आज मैं पढ़ने जा रही हूं। प्रश्न इस उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com/नया रास्ता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज कथा मंथन पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए पढ़ते हैं नया रास्ता का प्रथम भाग। नया रास्ता उपन्यास, इसके लेखक हैं किशोरावस्था को पार कर जवानी में प्रवेश करती नीलिमा आईने में अपना चेहरा देखकर कुछ चकित सी मुस्कुरा रही थी। आईने में देखने पर जवानी की लाली उसके चेहरे पर उतर आई। वह निमग्न होकर इस परिवर्तन को देख रही थी कि उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों का स्पर्श उसे कुछ अजीब सी अनुभूति करा रहा था। पल भर में मीनू उसके सामने आ गई और प्रसन्नता से उसके हाथ चूम लिए। नीलिमा ने मीनू से पूछा, आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मीनू ने उसे बताया कि मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। और दूसरे ही क्षण कुछ सोचते हुए मीनू उदास हो गई। इसके पहले भी उसके फोटो पसंद किए गए थे, परंतु किसी ने कभी छोटे कद तो किसी ने सांवली बताते हुए उस शादी से करने से इनकार कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके मनोभाव को समझ गई। उसके ध्यान को उस ओर से हटाने के लिए उसने अपना नवीन एल्बम सामने रख दिया। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो उससे भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। मीनू ने उसकी रचना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान ने तुझे फुर्सत में गढ़ा है। नैन नक्श रंग रूप सभी अनुपम हैं और जिससे तेरी शादी होगी वह बहुत ही भाग्यशाली होगा। यद्यपि मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा गदगद हो उठी, तथापि उसे मीनू की पीड़ा का पूरा आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज ही मीनू व नीलिमा का MA का परीक्षा फल निकला था। रोहित के हाथ में अखबार था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी तथा नीलिमा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। मीनू के हृदय का विषाद परीक्षा फल देखकर खुशी में बदल गया। वह नीलिमा से लिपटकर झूम उठी। मीनू प्रसन्नचित हो भागी भागी अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद नीलिमा की आंखों में हीन भावना से ग्रसित मीनू का उदास चेहरा अब भी घूम रहा था। इसके साथ ही दूसरे क्षण मिली खुशी की भावना भी उसके आंखों से ओझल ना हो सकी। नीलिमा मन ही मन में गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख, कभी क्या था अभी क्या है। इसी के साथ वह अपने बिखरे फोटो चित्रों को भी रखने लगी। आज मेरठ से मीनू को देखने आने वाले का नाम, लड़के का नाम अमित था। वह अपने माता पिता और बहन के साथ आने वाला है। दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए प्रातः से ही तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। अपनी हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सजाया गया था और घर में तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। बाजार से मिठाइयाँ भी मंगवाई गई थीं। मेहमानों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता तय हो जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद घंटी बजी। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। अमित अपने पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु के साथ आया था। उसके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई थी। परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उसके घर में कोई देवता आ गए हों। नाश्ते के पश्चात हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने प्रवेश किया। गुलाबी साड़ी में वह बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू नतमस्तक किए चुपचाप बैठ गई। अमित ने ही चुप्पी भंग करते हुए मीनू से बात करनी प्रारंभ की।
मीनू, तुम्हारा एमए का परीक्षा परिणाम आ गया? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। घर के किन किन कार्यों में रुचि के प्रश्न का उत्तर देते हुए मीनू ने बताया कि वह सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना तथा पेंटिंग आदि में विशेष रुचि रखती है। संयुक्त परिवार के संबंध में उसका उत्तर था कि वह माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करेगी। अमित की भी यही इच्छा थी कि उसे ऐसी पत्नी चाहिए जो संयुक्त परिवार में रहकर उसके माता पिता का आदर सत्कार कर सके। मीनू की स्वीकृति से अमित बहुत प्रसन्न हुआ। अमित के हृदय में मीनू का भोला चेहरा समा गया। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित कमरे में आ गए। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए। आशा के सुंदर चेहरे को सभी ने देखा। वैसे भी आशा मीनू से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा ने हंस हंसकर सबका उत्तर दिया। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मीनू के लिए यह समय परीक्षा का समय था। वह इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी। इसी कारण उसके चेहरे पर निराशा व घबराहट झलक रही थी। माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और दूसरे कमरे में भेज दिया और कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। दयाराम जी ने मायाराम से विनम्र निवेदन किया कि भाई साहब, आपका क्या जवाब रहा? उन्होंने कहा कि घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिख देंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ली। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी निढाल होकर सोफे पर बैठ गए। उनकी पत्नी ने प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है, मीनू का रिश्ता हो जाएगा? यहाँ अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। यह रिश्ता हो जाए तो अच्छा ही है। जहाँ संयोग होता है वहीं पर ही तो होता है। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों सौंप दिया। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा। हम तुम क्या कर सकते हैं। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली आई। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुई बोली, दीदी, आज तो आप गुलाबी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। चल हट, मजाक करती है? नहीं दीदी, मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता, कहकर मीनू चुप हो गई। क्या पता, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। व मायाराम जी जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसी शहर के धनी व्यक्ति धनीमल उनका इंतजार कर रहे हैं। वे अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने सरिता का फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया और कहा कि शादी में 5 लाख खर्च करेंगे। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम अभी एक लड़की देखकर ही आए हैं और वह सबको पसंद भी आ गई है। मैं नहीं चाहता कि एक बड़े घर की लड़की लेकर अपने लड़के को बेच दूं और उसके पाँव में बेड़ियां डाल दूं। स्पष्ट मना करने पर धनीमल ने लालच देते हुए कहा कि मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं और मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का ही है। चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। सभी ने इस पर विचार किया पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मायाराम जी को मीनू पसंद थी। साधारण परिवार के होते हुए भी उन्हें उसकी योग्यता, गुण तथा तौर तरीका बहुत प्रभावित कर रहे थे। अमित को की माता जी पर 5 लाख के प्रस्ताव का भूत सवार हो गया था। उन्हें धनीमल की पुत्री सरिता मीनू से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। दोनों के फोटो सामने थे। सरिता के बाल कटे होने के कारण उसके चेहरे की सुंदरता कुछ बढ़ गई थी, पर नैन नक्श मीनू से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अमित ने माँ से प्रश्न किया कि बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? बेटे के ऐसा रुख देखकर माँ ने तर्क दिया कि व्यवहार का तो किसी को पता नहीं है, ना सरिता के और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी देख लो तुम ही, यह कहकर अमित चुप हो गया। मायाराम जी को आभास हो गया कि जो लड़की 5 लाख का दहेज अपने साथ लाएगी शायद परिवार वालों के साथ ना रह सके। अमित की माँ ने तो धन को के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक ना चली। मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इसी सोच में पड़े थे। अमित की माँ ने सुझाव दिया कि कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें, और इसका परिणाम यह होगा कि छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले तो वह करेंगे नहीं, बस रिश्ता अपने आप ही टूट जाएगा। मायाराम जी को यह क्रूर योजना समझ में नहीं आई। वे किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारी भी एक बेटी है,
यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। पत्नी के तर्क और हठ के कारण मायाराम जी की एक न चली और वे पत्र लिखने पर मजबूर हो गए। पत्र लिखने के बाद उन्हें पता चला कि वे शायद कोई घोर अपराध कर रहे हैं। उनका मन व्याकुल होता, उन्हें आभास था कि पत्र मिलने पर लड़की वालों को कितनी पीड़ा होगी। मीनू को देखने के पश्चात दयाराम जी ने अमित के पिता से पूछा था कि भाई साहब आपका क्या जवाब रहा। मायाराम जी ने कहा था कि घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। आज उसी पत्र का इंतजार मीनू के घर पे किया जा रहा था। डाकिए के आने का समय हो गया था। सभी को उस पत्र का इंतजार था जिसमें मीनू की रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं हुई थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था। तभी डाकिए की आवाज़ सुनाई दी। शायद अमित के यहाँ से पत्र आया था। पढ़ाई की परीक्षा में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास करेगी या नहीं। मेरठ से पत्र आ गया। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सबने पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह योग्य है ही नहीं। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह विवाह की वेदी पर नहीं बैठेगी। दयाराम जी और उनकी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा है। माँ बोली, मैंने तो उसी दिन आशा से कहा था कि वो अंदर कमरे में से नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुना मेरी। पहुँच गई वहीं पर। दयाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर में बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे। माँ ने कहा, जब मीनू यह सुनेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। पिताजी भी उदास हो गए। कहने लगी, हमारी बेटी ने किया क्या है, क्या कसूर है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, प्रथम श्रेणी में पास हुई है। जहाँ तक खूबसूरती की बात है, बहुत सुंदर ना सही पर बदसूरत तो नहीं है, देखने में तो अच्छी लगती है। मीनू कमरे में बैठी सब बातें सुन रही थी। अपने अंदर साहस बटोरकर वह कमरे से बाहर निकली और पिताजी से बोली, आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दे। मेरे कारण आप उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हैं। पिताजी ने सांत्वना देते हुए कहा कि ये सब अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। पर मीनू ने अपने किए विवाह न करने के निश्चय को दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी चिंता अब आप करूंगी, आप आशा की शादी कर दीजिए। पर ऐसा करने पर समाज क्या कहेगा। आप समाज की चिंता क्यों करते हैं, क्या करता है समाज हमारे लिए। मीनू ने कहा, आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। माँ ने कहा, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी की शादी हो। मीनू ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं माँ तुम मेरी शादी की चिंता ना करो, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं किसी पर बोझ ना बन सकूँ। माँ ने कहा कि एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ कब से हो गई, ऐसा कैसे सोच लिया तूने। मीनू ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। माँ ने उसे समझाया कि इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। तेरे दुख सुख में कौन तेरी मदद करेगा। अपने पति और बच्चों का ही तो इंसान को सहारा होता है जो वृद्धावस्था तक काम आता है। परंतु मीनू ने अडिग भाव में कहा, मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है, आप आशा की शादी की बात चलाई है। कहकर मीनू अपने कमरे में चली गई। माँ और पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इतने भी पिताजी के घनिष्ठ मित्र आ गए और सारी बात ज्ञात करने पर उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर देनी चाहिए। यह सब निर्णय लेने के बाद जब दयाराम जी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ में अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर दयाराम जी अमित के घर पहुंचे। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा दिया। अभी उन्हें बैठे कुछ समय ही हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं तो वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि शहर के बहुत बड़े व्यक्ति धनीमल हैं वे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है और 5 लाख रुपया लगा रहे हैं वे इस शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव से तले धरती खिसक गई। उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित न समझा और वे वहां से चले गए।
रास्ते भर यही सोचते रहे कि उन्हें जब रिश्ता करना ही नहीं था तो उन्होंने आशा के लिए क्यों रिश्ते की बात लिखी पत्र में, जबकि उन्होंने अपने एक धनी के घर में अपनी बेटी से रिश्ता कर लिया था। सोचने लगे कि कैसी जालिम ये दुनिया है, पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, इंसान की इंसानियत कुछ भी नहीं, शर्म लज्जा कुछ भी नहीं। घर पर सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर घर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए कि इसमें भी सफलता नहीं मिली। और जब सबको वास्तविकता पता चली तो सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। आज का प्रश्न है, मीनू कौन थी और उसकी खुशी का क्या कारण था, और मीनू किस हीन भावना से ग्रसित थी। मीनू दयाराम जी की सबसे बड़ी पुत्री है और वह विवाह योग्य हो गई है। उसके पिता ने उसका फ़ोटो मेरठ भेजा था और मेरठ वालों को उसका फ़ोटो पसंद आ गया था, इसलिए वो अब उसको देखने के लिए उस परिवार का बेटा अमित, उसके पिता मायाराम, छोटी बहन मधु के साथ मेरठ आ रहे थे। यही उसकी मीनू की खुशी का कारण था। किंतु मीनू को अपनी ज़िंदगी के बीते क्षण याद आ जाते हैं, जब उससे पहले भी कई लड़कों ने देखा। किसी ने उसका छोटा कद तो किसी ने सांवली बताकर शादी से इनकार कर दिया था। मेरठ वालों को उसका फ़ोटो पसंद तो आ गया, किंतु कहीं दोबारा से छोटा कद और सांवले रंग के कारण कहीं वे उसे ना पसंद कर दें। इस बार भी अगर वह परीक्षा में असफल हो जाएगी तो यह हीन भावना मीनू के मन में उदित हो जाती थी और जो बार बार उसको उदास कर देती थी। संक्षेप में मीनू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। मीनू एक मिलनसार युवती है, छोटा रंग सांवला है, किंतु उसके विचार उच्च और हृदय निर्मल है। वह एक मेधावी छात्रा है और सदैव प्रथम श्रेणी से हर परीक्षा पास करती है। दूसरों की अच्छाइयों की दिल खोलकर प्रशंसा करती है और खुशी के क्षणों में वह अपने गम को भूल जाती है। इसलिए मीनू एक स्वाभिमानी युवती है। मेहमानों के कमरे में मीनू ने किस प्रकार से प्रवेश किया। अमित ने मीनू से कैसे बात प्रारंभ की और क्या क्या प्रश्न पूछे, जिसका अमित पर क्या प्रभाव पड़ा। मेहमानों के कमरे में खाने के पश्चात हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने प्रवेश किया। अमित ने मीनू से प्रश्न पूछे कर बात आरंभ की। अमित का पहला प्रश्न था कि क्या तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है। इस प्रश्न का मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया कि वह प्रथम श्रेणी में पास हो गई है। यह सुनकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। अमित ने दूसरे प्रश्न में मीनू की रुचि जाननी चाहिए थी, जिसे मीनू ने बड़ी विनम्रता से बताया कि वह सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना तथा पेंटिंग में रुचि रखती है। अमित का अंतिम प्रश्न था, क्या वह संयुक्त परिवार में और मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करेगी, जिसमें मीनू ने हाँ कहकर गर्दन झुका ली थी। जो कि अमित की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो उसके माता पिता के साथ ठीक से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के यहाँ कहने पर अमित बहुत प्रसन्न हो गया। अमित के हृदय में मीनू का भोला चेहरा समा गया था। पत्र का संदेश सुनकर मीनू की क्या प्रतिक्रिया हुई। पत्र का संदेश पढ़ते ही घर में मौन छा जाने से मीनू समझ गई थी कि यहाँ भी वह नापसंद कर दी गई है। यह कल्पना मात्र और सुनकर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसमें कमी क्या है। कुरूप तो वह नहीं थी, पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी। मीनू के अंदर हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह अब कभी विवाह नहीं करेगी। अब वह अपने पैर पर खड़ी होना चाहती थी, किसी के पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वावलंबी बनना चाहती थी। उसका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया था। मीनू ने क्या साहसिक निर्णय लिया था और उसका निर्णय सुनकर पिता ने उसे क्या सांत्वना दी थी। उत्तर, मीनू का साहसिक निर्णय था कि वह अब कभी भी विवाह नहीं करेगी और अपने ही दम पर कुछ बन के दिखाएगी। किंतु उसके पिता ने कहा, नहीं बेटी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तुम्हारी मनस्थिति भली भांति समझते हैं। मैं तुम्हारे लिए अमित से भी अच्छा वर ढूंढूंगा।